का WCIS। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। असफलता का ये मतलब नहीं कि आप असफल हैं, इसका बस इतना मतलब है कि आप इस बार सफल नहीं हो पाए। जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले अनुच्छेद 12 को जाना था, जिसमें राज्य की परिभाषा क्या है ये समझा था। फिर अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से जो असंगत है या अल्पीकरण करने वाली विधियां यानी कि लॉ विधियां के बारे में जाना था। और आर्टिकल 14 जो है उसमें विधि के समक्ष समता, और दूसरा विधि का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये दो बातें जानी थी। और आर्टिकल 15 में हमने धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद है उसका प्रतिषेध किया जाता है, उसके बारे में जाना था। और अब हम आज आर्टिकल 16 को जानेंगे। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता सॉरी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समता प्राप्त हो। तो लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हम गवर्नमेंट जॉब्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 16(1), यानी कि इसमें जो क्लॉजेज हैं 1 से लेके 6 तक है, तो उनको अलग अलग जानेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 16(1) का जो है पहला क्लॉज जो है उसमें क्या दिया हुआ है, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पर जो दो शब्द दिए हुए हैं, नियुक्ति एवं रोजगार, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट से बात की गई है और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट शब्द है वो एक विस्तृत अर्थ देता है, यानी कि जब अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद के सारे प्रोसेस को लेता है, जिसमें शामिल होता है आपका प्रमोशन भी और रिटायरमेंट भी। तो कहीं पर भी मतलब हर जगह अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरी बात यहाँ पर की गई है ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये जो 16(1) है ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये मूल अधिकार। अब आते हैं 16(2) क्या कहता है, राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑल सिटीजन्स मतलब सभी नागरिकों के साथ। किस आधार पर, ये 7 ग्राउंड दिए हुए हैं और किस चीज़ के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर क्या, नियुक्ति एवं रोजगार दोनों की बात की गई है राज्य के अधीन सेवाओं में। और ये 7 ग्राउंड कौन कौन से हैं, जिसमें 5 ग्राउंड आप जानते हैं, हमने पिछले आर्टिकल 15 में पढ़े थे, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। अब 2 नए जो हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इसमें जोड़े गए हैं, वो हैं क्या, उद्भव और निवास, यानी इनके आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन 7 ग्राउंड्स पर। अब आगे देखते हैं 16(3) क्या कहता है, संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य, संघ राज क्षेत्र के अधीन नियोजन या नियुक्ति में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कि ऊपर बात की थी यहाँ पर किसका, निवास के बारे में, कि निवास के में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जस्ट अगला जो है 16(3) जो क्लॉज है उसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि हर जो राज्य है कि मतलब किसी भी राज्य में कोई क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जिनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो वहाँ के लोगों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनके निवासियों को अगर किसी जॉब में प्राथमिकता दी जाए तो उससे क्या होगा, वहाँ के क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा ज़्यादा। तो इसलिए इसको स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए राज्य
एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूटीज के अधीन जो भी नियोजन मतलब हो रहा है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, तो उसमें क्या किया गया है, संसद करेगा इसके लिए कोई विधि का निर्माण, तो उस आधार पर वो स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दे सकता है कोई कानून बना के। अब आते हैं 16(4) पर। अब इसमें क्या किया गया है, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। दो बातें यहाँ पर आ रही हैं, एक तो आ रहा है पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात, नियुक्ति और रोजगार हर जगह मिलेगा आपको, नागरिकों के लिए भी है, और इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो, यानी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो। और दूसरा बैकवर्ड क्लासेस। सब यहाँ पर पिछड़े वर्ग में केवल ओबीसी की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर भी विस्तृत अर्थ है, यहाँ पर भी एससी, एसटी और ओबीसी यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े हैं, मतलब सोशली और मतलब सामाजिकली और एजुकेशनली, सामाजिक और एजुकेशन दोनों को लेके चला जाता है यहाँ पर ओबीसी में, आर्थिक नहीं। तो पिछड़े वर्गों के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं लोग, उनमें उनको आरक्षण देने की बात की गई है 16(4) में। यह कहीं प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स नॉट, जिनको एडुकेट, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आते हैं, इसमें भी आपको 16(4)A दिख रहा है और 4B दिखेगा, दो और सब क्लॉज हैं। अब ये 4A जो है 77th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1995 में हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। अब देखते हैं क्या कहता है। राज्य के अधीन सेवा यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स जो भी हैं राज्य के अधीन में एससी व एसटी वर्ग या वर्गों यानी कि दोनों की बात हो रही है, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, यहाँ भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना होने पे कहा जा रहा है, उन्हें पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण दिया जाएगा। ऊपर तो केवल रोजगार और मतलब नियुक्ति के टाइम आरक्षण की बात की गई थी, यहाँ पर प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ इनके लिए क्या कहा गया, इनके लिए प्रोन्नति में पारिणामिक ज्येष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जबकि ये शब्द कब जोड़ा गया है, 85th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2001 में हुआ था, उससे जोड़ा गया। अब ये जोड़ना क्यों पड़ा, पहली बात आ जाती है प्रोन्नति में रिजर्वेशन की बात चल रही है, और लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर तो हमने पिछड़े वर्ग पूरे की बात की थी, एससी, एसटी और ओबीसी भी, लेकिन यहाँ 4A में केवल एससी और एसटी शब्द आ रहा है, एससी और एसटी के लिए प्रोन्नति प्रमोशन में, यहाँ ओबीसी शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा प्रमोशन में। और पारिणामिक ज्येष्ठता का ध्यान रखने वाली बात है, पारिणामिक ज्येष्ठता जिसे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कहा जाता है, ये है क्या, इसको समझने के लिए देखिए, अब मान लिया दो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है सेम लेवल पर, एक है जनरल कैटेगरी और एक है मान लिया एससी कैटेगरी, और ऊपर मान लिया एक पोस्ट खाली हुई, वो केवल एससी के लिए है सीनियर लेवल पे, तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग प्रमोशन में इस व्यक्ति को तो प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि सीट आगे खाली हो रही है और इसको प्रमोशन मिल रहा है उस आधार पर, क्योंकि वो एससी की सीट खाली हुई है। अब ये जनरल जो है सेम लेवल पे था, लेकिन अब ये इसका जूनियर हो गया इस समय। अब मान लिया ये एससी ऊपर सीनियर लेवल पे 2 साल तक रहता है, और उसके बाद में इस जनरल का भी मतलब प्रमोशन होता है, ये भी उसी लेवल पर आ जाता है,
मतलब उसी सेम पोस्ट पर। तो ये कहा गया है कि जो पहले जिसका मतलब प्रमोशन हो गया था तो वो इस जगह पर पहुंचने पर यही सीनियर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी यानी कि पारिणामिक ज्येष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। सॉरी। अब 16B की बात करते हैं, क्या कहता है। 16B कहता है जो कि 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 14 को 4B क्या कहता है 16 का, बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया। अर्थात बैकलॉग सीटों को एक पृथक वर्ग मानकर, यानी कि जो 50% सीमा है उससे अलग मानकर शामिल किया जाए। अब ये सब क्या है बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है, जैसे मान लिया पिछले साल दोनों वर्गों में यानी कि सभी में जो भी हैं उनमें कुछ सीट्स का निकला रिक्तियाँ। अब मान लिया इसमें मान लेते हैं 15 OBC, 10 SC और जनरल कैटेगरी की जो थी वो मान लिया 50 थी। ये चीज़ कर दी गई और 5 और कर दी गई उसकी ST की। तो इस तरीके से ये रिक्तियाँ निकली थी। सॉरी। अब क्या होता है कि किसी कारण से ये OBC में 5 सीट नहीं फिल हो पाई। तो ये जो 5 सीट फिल नहीं हो पाई इस साल में ही, मतलब पिछले साल में ही, तो इनको कैरी मतलब आगे बढ़ा दिया जाए, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। इसी जो कैरी फॉरवर्ड वाला रूल आ रहा है वो इसी चीज़ से आ रहा है। ये बैकलॉग वाली हैं। अब ये अगले साल जो वैकेंसी निकलेंगी, अब मान लिया अगले साल वैकेंसी फिर से निकली, उसमें OBC की 10 थी, SC की 5 थी, ST की 3 थी और जनरल की 25 थी मान लिया। तो OBC की 10 प्लस पिछली मिला के 5 15 हो जाती हैं और ये 5 20 और 3 23 और ये 25 है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में 25 और 23 दोनों को मिला के जो भी बना 48 बना। तो इन 48 में जो रहे, इसमें क्या रहे, बैकलॉग सीटों को मिला के अगर हमारा 50% का रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो पहले ऐसा था कि ये 50% का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि इनको ऐड तो किया जाए लेकिन फिर भी ऐसा रहे कि ये 50% से अधिक ना हो। यानी कि इस कंडीशन में 23 हो रही है तो ये तो ठीक है। अगर मान लिया यही 27 हो जाती तो इसकी तुलना में मतलब जो टोटल सीट्स है उसका 50% से ज़्यादा हो जाती तो वो नहीं ली जाती। लेकिन अब ये 50% की लिप कैप हटा के ये कर दिया गया कि इनको जो बैकलॉग सीट्स होंगी इन्हें अलग से एक वर्ग माना जाए। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जैसी भी वैकेंसी निकल रही है उनमें जो भी रिजर्वेशन का फंडा चल रहा है उसका कुछ नहीं करा जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। और ये जो मान लिया 5 सीटें थी आगे कैरी फॉरवर्ड हुई, इनको एक अलग वर्ग मान के इनको जिस वर्ग में ये थी उसी वर्ग के हिसाब से इनको अलग फिल करा जाएगा। तो ये हुआ था। तो हमने ये जाना सीलिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट जाना कि 50% सीलिंग क्या है और बैकलॉग सीट्स क्या हैं और उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या है। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड का रूल शामिल हुआ था 4B में। अब बात करते हैं जो 16(5) है, यानी कि 16 का जो 4 था उसमें 4 के अलावा 4A 4B भी था। अभी 16(5) आ जाता है। ये सिंपल है, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों में नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब जैसे ऊपर था रिलीजन को जो डिस्क्रिमिनेशन में शामिल नहीं किया जा सकता रिलीजन के आधार पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिलीजन शब्द आ तो रहा है लेकिन ये क्या है, फिर पर्टिकुलर धार्मिक संस्था में अगर कोई नियुक्ति हो रही है
तो उसमें ये चीज़ की जा सकती है कि उसमें उसी धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे किसी मंदिर में पुजारी को किसी धर्म के आधार पर मतलब प्राथमिकता दी जाए, और किसी जो मतलब वक्फ बोर्ड है या कोई मतलब वैसा है संस्था, मुस्लिम संस्था है, तो उसमें किसी मुस्लिम को प्राथमिकता दी जाए तो ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात की जा रही है धर्म से जुड़े व्यक्ति को, लेकिन वो उसके लिए केवल क्या हो, वो धार्मिक संस्था हो, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो। अब क्या होता है 16(6) क्या कहता है, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर EWS। अब ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें क्या लिखता है, इस अनुच्छेद की कोई बात लिखा है राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर कहा गया है जो भी आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि जो आरक्षण हम अभी तक देते आ रहे हैं, क्या देते आ रहे हैं, OBCs को 27%, SC को 15%, जो कि ये दिया हुआ है मैंने नीचे, SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, तो इसके हिसाब से हुआ 49.5%। इसके अतिरिक्त जो 10% आरक्षण है, अधिकतम 10% आरक्षण EWS के लिए दिया जाए, तो यही दिया हुआ है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, और वो भी खंड 4 में दिए गए वर्गों से भिन्न। खंड 4 में जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें क्या आ जाता है, SC, ST और OBC, तो उनसे भिन्न वर्ग, तो इन सब को हटा दिया जाए, तो इससे अलावा वर्ग कौन सा हुआ, वो जनरल वर्ग कहलाता है। तो जनरल वर्ग के लिए नियुक्तियों व पदों के आरक्षण के लिए उपवन करने में क्या चीज़ है, इस अनुच्छेद की कोई बात निवारित नहीं करेगी, यानी कि उनको आरक्षण दिया जा सकता है, सीधे शब्दों में राज्य दे सकता है। तो अब यही बात आ रही है कि इसलिए सीधी सी बात, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर EWS, ये चीज़ हो गई शामिल। अब कुछ अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल्स हैं। अब इसको पढ़ने के लिए कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वो क्या क्या हैं, आर्टिकल 340 क्या कहता है, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी कि जो है सरकार जो है पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कि उनकी क्या स्थिति है, क्या है, उनको कुछ उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए पिछड़े वर्ग के लिए आयोग गठित कर सकती है। जैसा कि हम अभी आगे जानेंगे, कालेलकर आयोग है, और दूसरा क्या है, मंडल कमीशन सुना होगा, तो मंडल आयोग, तो ये गठित किए गए थे किसके, इसी आर्टिकल के बेस पे। अब दूसरा क्या होता है, आर्टिकल 341 है। 341 क्या कहता है, अनुसूचित जाति किसे माना जाए, कि अनुसूचित जाति में किसे शामिल किया जाए, या कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में, तो उस वर्ग में कौन सी जाति शामिल की जाए, 341 उसके बारे में बताता है। और ऐसे ही 342 जो है अनुसूचित जनजाति में किसे शामिल किया जाए, इसके बारे में बताता है। 338 आर्टिकल है, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठन से संबंधित बात करता है कि उसमें कौन होना चाहिए और उसके क्या कार्य होने चाहिए। ऐसे वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात आती है, तो आर्टिकल 338A है उससे संबंधित। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात आती है, तो आर्टिकल 338B है, जिसे संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया, अभी हाल ही में, यानी कि हाल ही का मतलब 2018 में। अब आते हैं आर्टिकल 342A क्या कहता है, जबकि 342 क्या कहता था, अनुसूचित जनजाति किसे माना जाए। अब 342A क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से किसे पिछड़ा माना जाए, यानी कौन कौन सी जातियों को उसमें शामिल किया जाए, और उसमें भी केंद्रीय सूची की बात की जा रही है। 102वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय सूची में किसे शामिल किया जाए उससे संबंधित बात कही गई है 342A में। अब वहीं जब इसमें 105वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया गया और 342A में तीसरा क्लॉज जोड़ा गया, उसके हिसाब से शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो हैं उनमें राज्य सूची में भी शामिल करने वाली बात की गई थी, जबकि इससे पहले 102वें संविधान संशोधन में केवल केंद्र की सूची की बात की गई थी। केवल केंद्र ही निर्धारित कर सकता है किसे OBC में शामिल किया जाए और किसे हटाया जा सकता है। अब वहीं पर
जब राज्यों को इससे ऑब्जेक्शन हुआ था तो 105वें संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा राज्यों को भी सूची बनाने का अपने अपने स्तर पर सूची बनाने के लिए मतलब उनको मौका दिया गया। तो ये उससे संबंधित है कि ओबीसी की लिस्ट, ओबीसी में किसे शामिल किया जाए, ये राज्य भी निर्धारित कर सकते हैं अपने अपने राज्यों में, क्योंकि वहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन पिछड़ा है ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। और केंद्रीय सूची का कौन निर्धारण करेगा, केंद्र सरकार। तो ये 342A का 3 क्लॉज कहता है राज्य सूची से संबंधित। राज्य सूची का मतलब वहाँ पे विशेषों वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राज्य सूची में पिछड़ा ओबीसी में किसी राज्य उसकी लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये सारे देखे हमने। अब इनको एक हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि रिजर्वेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले 1953 में एक केलकर आयोग का गठन हुआ। वो पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। और वो किस आधार पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को जानने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उनका सुधार करने के लिए गठित की गई थी। तो ये हमने बताया था आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग आधार पर ही गठन होता है इसका। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर बाद में एक लंबे समय बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया। वो किसके अंडर में किया, मंडल आयोग कहा जाता है। तो बीपी मंडल के को अध्यक्ष बनाते हुए तो उन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को जानने के लिए और उनके सुधार के लिए मतलब रिपोर्ट तैयार की। ये भी अंडर 340 आर्टिकल 340 के तहत इसका गठन किया गया था। अब इसने अगले ही साल 1980 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने माना कि भारत में 52% जो जनसंख्या है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। और उसमें कितनी जातियां आती हैं, 3743 जातियां शामिल हैं। तो इनको कितना आरक्षण दे दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में, इसे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, पूरा इन जातियों को उसमें कहा गया SEBC। और उसमें उन्हें कितना परसेंट, 27% आरक्षण दिया जाए। और ये 27% इसलिए डिसाइड हुआ क्योंकि वो 50% की लिमिट रहे, क्योंकि जो वो किससे अलग हो, अब ये बात कही गई है। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो ये 22.5% SC और ST को आरक्षण दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त आरक्षण है ये 27%। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट आगे क्या हुआ। 1990 में OBC के लिए 27% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में लागू कर दिया गया। किसके द्वारा, VP सिंह गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई। अब इसी चीज़ को चैलेंज किया गया 1992 में, किसके द्वारा, इंदिरासानी। बाद में 1992 यानी इंदिरासानी केस है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था 27%, उसे चुनौती दी गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई, इसमें कहा गया कि विशेष तौर पे एक एक पॉइंट को समझते हैं। 27% आरक्षण देना जो दिया गया है वो सही है, दिया जा सकता है, क्योंकि ये 50% लिमिट के अंदर है। क्योंकि मैक्सिमम जो है 50% दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। इन्होंने 50% जो कैप लगा दी वो कर दिया। अब बात आई प्रमोशन में आरक्षण दिया सकता है, तो इन्होंने माना था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक लेवल ही ठीक है, वो केवल अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही आरक्षण का मान है, बाकी उसके आगे नहीं। अब बात आती है, इन्होंने ही कहा कि 16(4) जो है, यानी कि रिजर्वेशन वाली बात है, वो उसको आर्टिकल 335 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। अब 335 क्या है, इसे अभी और आगे यहाँ पर समझेंगे कि क्या कहता है। अब बात आती है कि इन्होंने आधार जो बताया वो केवल होना चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, दोनों चीज़ों को माना जाए। ना तो केवल सोशली को लिया जाए, ना केवल एजुकेशनली बैकवर्ड को लिया जाए, बल्कि ऐसा शामिल किया जाए, ऐसी जाति को जो सोशली और एजुकेशनली दोनों रूप से बैकवर्ड हो। यही आधार होना चाहिए। इन्होंने क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट दिया। क्रीमी लेयर का मतलब ये हो जाता है कि एक निश्चित जो आय है उससे अधिक आय वालों को OBC में, मतलब वो क्या नहीं दिया जाए, केवल OBC के लिए क्रीमी लेयर का, कि उसमें क्या है, उससे अधिक वालों को आरक्षण ना दिया जाए। तो ये ठीक भी है। अब बात आती है कि मतलब इन्होंने ही कैरी फॉरवर्ड कर रूल को भी स्वीकार कर लिया था नियुक्तियों में,
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इन्होंने इससे बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, ये सब चीज़ें हुई। अब बात आ जाती है कि आरक्षण प्रमोशन में इन्होंने तो मान्य नहीं किया, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने क्या किया 1995 में 2 साल बाद 3 साल बाद 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 16(4) में जो ए सब क्लॉज जोड़ के ये क्या कह दिया, SC और ST के लिए, OBC की बात नहीं हो रही है, SC ST के लिए सरकारी सेवा में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि 4A क्या कहता है। अब इसके बाद फिर आगे क्या चलता है, आगे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है 2001 में। इसमें आर्टिकल जो 4A में, अच्छा इससे पहले अभी हम इधर से चलते हैं, ये चल रहा है 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है 2000 में। इसमें 16 का 4B भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड वाला रूल। हमने कहा था जो पोस्ट पहले खाली मतलब रिजर्व्ड पोस्ट अगर पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाती हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं नेक्स्ट वैकेंसीज में, उसे अलग से मानते हुए फिर से फिल किया जाता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल जो है 81 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा जो है 4B जोड़ के कैरी फॉरवर्ड रूल लागू किया गया। अब उसके बाद में क्या होता है 82nd अमेंडमेंट आता है 2000 में ही। अब ये क्या कहता है आर्टिकल 335 में एक परंतुक जोड़ दिया गया, यानी कि एक एडिशनल चीज़ जो जोड़ दी गई वो क्या था, SC ST सदस्यों के सेवा पद पर नियुक्ति में प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाए। ये तो ये 335 कहता ही था, जो ऊपर हमने इंदिरा साहनी बाद में पढ़ा था। लेकिन ये कहा गया कि ध्यान में तो रखा जाए, लेकिन प्रोन्नति के टाइम में आरक्षण में छूट दी जा सकती है। तो इन्होंने प्रमोशन में उसमें एक परंतुक जोड़ के ये मौका दे दिया कि प्रोन्नति में दे दो। वहाँ पर जो मतलब वो बात आती है प्रशासनिक दक्षता वाली बात, उसको तो ध्यान में रखना है, लेकिन उसके अलावा भैया प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, वहाँ पर छूट दे दी इन्होंने। अब आता है उससे अगला 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में। ये क्या कहता है आर्टिकल 16(4)A जो हमने यहाँ जोड़ा था 77th वाले में अमेंडमेंट में 1995 में, अब 2001 में इसमें क्या कर दिया, पारिणामिक दक्षता सब जोड़ दिया। जो हमने देखा था पारिणामिक दक्षता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाली बात, तो ये बात एक इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि ये भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ा गया, लागू माना गया। यानी 17 जून 1995 में जो SC ST को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया था 4A के तहत, उसी में पारिणामिक दक्षता के तहत अब जो है इसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाली बात भी लागू रहेगी, उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। अब इससे ये सब हो गया क्लियर, 4A 4B वगैरह सब हो गया। अब इससे आगे रिजर्वेशन से संबंधित और कौन कौन से मुद्दे आए, एक आता है 102वां संविधान संशोधन होता है। वो क्या होता है आर्टिकल 330B जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में जो था ये हमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठन का बात की गई थी, लेकिन उस टाइम ये था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय मतलब पिछड़ा वर्ग से संबंधित उत्थान के लिए कार्य करने वाला आयोग। तो ये जो है इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये एक नया आर्टिकल जुड़ गया, आर्टिकल 338B। अब इसी में एक और चेंज किया गया, आर्टिकल 342A जोड़ा गया, और ए जोड़ने के साथ ही OBC की केंद्रीय सूची से को निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई, केंद्र को। तो वो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी दृष्टि से जो भी जातियां हैं उनको मतलब उसमें OBC लिस्ट में शामिल करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, केंद्र को। राज्यों से यहाँ पर ये अधिकार छीन लिया गया था। तो इस पे बाद में इशू बना कि राज्यों को प्रॉब्लम हुई, तो फिर बाद में हम आगे देखेंगे कि इसमें भी जो है नया क्लॉज जोड़ेगा, वो हम 105वें में देखेंगे। लेकिन अभी हम सीरियल से चलते हैं। तो इससे बाद में 2018 के बाद 2019 में क्या होता है 103वां संशोधन होता है। ये क्या कहता है 16 का 6 क्लॉज जोड़ा गया। वो क्या था EWS आरक्षण से संबंधित है, आर्थिक आधार पर सवर्ण निर्धनों को आरक्षण देने की गवर्नमेंट जॉब्स में बात की गई। इसमें 2019 में हुआ ये कार्य। फिर 2021 में 105वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें क्या किया गया 342
ए जो था उसमें परंतुक तीसरा मतलब तीसरा जो वो नहीं परंतुक नहीं बल्कि तीसरा सब क्लॉज जोड़ा गया। उसमें ओबीसी को राज्य सूची बनाने का भी जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई थी, जो कि हमने अभी इससे पहले 102 में देखा था, केंद्र ने ये अधिकार छीन लिया था उनसे। तो 105वें संशोधन द्वारा वापस तीसरा क्लॉज जोड़ के 342A में तीसरा क्लॉज जोड़ के ये चीज़ बोल दी गई कि ये इसका अधिकार राज्य अपने स्तर पर राज्य भी अपने राज्य में ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं कि किसको शामिल किया जाए जाति को उसमें और किसको हटाया जा सकता है। उसका एक प्रोसेस है, वो हम इस आर्टिकल में ही पढ़ेंगे, जो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल ये जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया गया। तो हमने देखा शुरू से रिजर्वेशन से संबंधित क्या क्या बातें हुई हैं। केलकर आयोग 1953, मंडल आयोग की रिपोर्ट, फिर बीपी सिंह द्वारा 27% किसको, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। इंदिरा साहनी बाद में हमने पढ़ा, क्या क्या जाना। फिर 16(4)A कब जोड़ा गया, जो कि रिजर्वेशन से प्रोन्नति में रिजर्वेशन से संबंधित था। अब बात आती है उसके आगे क्या था, इसी में जो था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, इसके तहत 4B जो था वो जोड़ा गया। फिर जो था इससे प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए जो एक परंतुक जोड़ा गया 335 में 82nd अमेंडमेंट में। उसके साथ साथ मतलब आरक्षण प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में छूट देने की बात की गई। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4A में एक परिणामिक दक्षता सब जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 102वां संविधान संशोधन होता है, उसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया और ओबीसी की केंद्रीय सूची से संबंधित बात की गई। 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की गई 16 में 6 क्लॉज जोड़ के। और यहाँ पर 105वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य को भी ओबीसी सूची बनाने की जिम्मेदारी दोबारा दे दी गई। तो इस तरीके से ये पूरा हमारी एक साइकिल चलती है और ये कुछ क्लॉजेज जो थे हमने ये जान ही लिए, ये भी जानना ज़रूरी है। इन्हें आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड ये पता होना चाहिए। आरक्षण किसको कितना मिलता है ये पता होना चाहिए। और 16 के सारे क्लॉज जो हैं कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब से क्या है, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन से संबंधित क्लॉज है ये। और वहीं पर इसके साथ साथ अवसर की समता की बात की गई है कि जो अवसर की समता के साथ साथ ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो जिनको मौका नहीं मिला था पहले, जो मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड या फिर पिछड़े रह गए थे, उसमें SC ST और मतलब OBC शामिल थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तभी वो इक्वली उनको मौका मिलेगा। अब इसको कोई गलत वे में ले चाहे उसमें ले, मैंने जो बताया केवल इस वजह से बताया संविधान क्या कहता है। ये आप बहस का मुद्दा बहुतेरा चल रहा है, पढ़े लिखे अपने अलग स्तर से सोचते हैं, बाकी लोग अपने अलग स्तर से सोचते हैं। किसको क्या सोचना है मुझे इस बारे में नहीं, मेरा मतलब था कि आपको सही ज्ञान देना, वो मैंने दिया है कि किस में क्या लिखा हुआ। मेरे अपने शब्द नहीं है ये सब सारी चीज़ें, किसी केस में क्या दिया हुआ है, किस में क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित की है वही सब दिया हुआ है, तो वही जाना है तो वही बताया है। अब इसमें जिसको जो बहस करनी है करे, लेकिन पढ़े लिखे तरीके से बहस करे तो अच्छा लगता है। तार्किक बहस होनी चाहिए हर जगह और हमारे युवा को इसका ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित और रिजर्वेशन से संबंधित सारे मुद्दे क्या हैं, इनमें 1 से लेकर 6 तक क्या क्या कहा गया है ये सब जान लिया। अब अगला आर्टिकल मतलब मूल अधिकार से संबंधित क्या है, आर्टिकल जो है हम 16 तो पढ़ लिए, 17 और 18 को आगे जानेंगे जो समानता से संबंधित है। समानता से संबंधित 14 से 18 तक थे, तो हमारा 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, अब 17 और 18 और बचते हैं, तब उसको आगे पढ़ेंगे। तब तो माननीय WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आप आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।